संवाद लाइव। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। देवनागरी लिपि का उद्भव एवं विकास। मानव विचारों ने भाषा को जन्म दिया और भाषा को स्थायी स्वरूप प्रदान करने की आवश्यकता ने लिपि का विकास किया। लिपि के विकास की 4 अवस्थाएं हैं: प्रतीक लिपि, चित्र लिपि, भाव लिपि, ध्वनि लिपि। सबसे पहले बताएंगे कि मानव विचारों ने भाषा को जन्म दिया और भाषा को स्थायी रूप प्रदान करने के लिए आवश्यकता थी तो किसकी? लिपि की। तो लिपि की आवश्यकता ही ये लिपियों का सृजन हुआ। उसी तरह से जैसे कि अगर हमें किसी से वार्तालाप करना है किसी से, तो उसमें क्या है? भाषा मतलब वह ध्वनि संकेत है। भाषा वह ध्वनि संकेत है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, वस्तु विनिमय करते हैं। तो ये सारा किसके द्वारा होता है? सिर्फ भाषा के द्वारा। और भाषा हमारी कैसी होती है? भाषा हमारी एक पानी की तरह होती है, नदी के पानी की तरह, जो बिल्कुल चंचल होती है और वह रुकना बिल्कुल नहीं जानती, और ना ही उसे बलपूर्वक कोई रोक सकता है, क्योंकि उसकी एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह बंधन को तोड़कर आगे निकल जाती है। यही हम। और भाषा हमारी कहाँ है? भाषा हमारी सभ्यता की देन है। निरंतर जो शुरुआत से लेकर अभी तक चला रहा है, तो उसमें हमारे भाषा में निरंतर विकास हुआ है और हो रहा है। ठीक, जैसे जैसे हमारे समाज का बौद्धिक और मानसिक विकास होता रहेगा, वैसे वैसे भाषा हमारी कितनी होगी? बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी और बहुत ही डेवलप हो जाएगी। तो यही हमारा, वहीं से हमारी लिपि की शुरुआत हुई। तो लिपि के बारे में हम जानते हैं। लिपि किसी भाषा की मूल ध्वनियों के लिए निश्चित चिन्ह समूह को लिपि कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि प्रत्येक भाषा के वर्ण अलग अलग होते हैं और जिस रूप में उन वर्णों को अंकित किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। तो लिपि के बारे में कंफर्म हो गया होगा आप लोगों को। अब आते हैं हम देवनागरी लिपि का उद्भव। हमारे देश की प्रमुख भाषा हिंदी है और हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। देवनागरी लिपि का जन्म ब्राह्मी लिपि से हुआ है। कहाँ से हुआ है? ब्राह्मी लिपि। और यह माना जाता है कि ब्राह्मी लिपि का आविष्कार जो है वो आर्यों ने किया था। उसी टाइम राजा अशोक द्वारा निर्मित शिलालेखों के संदेशों को लिखने में ब्राह्मी लिपि का ही प्रयोग किया गया था। गुप्त काल में जो ब्राह्मी लिपि है इसको गुप्त लिपि के नाम से जाना जाता था। इसी लिपि से शारदा और नागरी नाम की 2 अन्य लिपियां निकली। भारत की लगभग जितनी भी सभी लिपियां हैं वो कहाँ से निकली? हमारी ब्राह्मी लिपि से निकली। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है बहुविकल्पी के हिसाब से। देवनागरी लिपि को लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देवनागरी लिपि का स्वरूप। अब हम आते हैं देवनागरी लिपि के स्वरूप पर। यह लिपि कहाँ से किस तरफ लिखी जाती है? तो यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है, जबकि फारसी लिपि, उर्दू, अरबी, फारसी भाषा की लिपि, ये लिपियाँ दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती हैं। मतलब उर्दू जो है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। यह अक्षरात्मक लिपि है, जबकि रोमन लिपि यानी अंग्रेजी भाषा की लिपि वर्णात्मक लिपि है। और आपको एक बात बताना चाहूँगा, जो हमारी ब्राह्मी लिपि है ये संसार की सबसे प्राचीन ध्वनि लिपि है, जिसका जो है उल्लेख अगर बात करें तो ब्राह्मी लिपि से बहुत सारी ब्राह्मी लिपियां लिखी, जैसे दक्षिण ब्राह्मी से तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उत्तरी ब्राह्मी से कश्मीरी, टाकरी, गुरुमुखी, गुजराती और बहुत सी हैं, नेपाली और बंगाली आदि। इस टाइप की बहुत सी लिपियों का उद्भव हुआ है हमारी ब्राह्मी लिपि से। उसमें आ जाती हैं लास्ट अभी 2-3 और बची हैं, महाजनी, उड़िया और शायद आसमी। ठीक है, ये सारी लिपियां जो हैं ये ब्राह्मी लिपि से ही निकली हैं।
आगे हम आते हैं अपनी देवनागरी लिपि के गुणों पर, उनकी विशेषताओं पर। तो एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत, देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण संकेत प्रयुक्त होता है। एक वर्ण संकेत से अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त, जो ध्वनि का नाम वही वर्ण का नाम। इसमें मूक वर्ण नहीं है, मतलब साइलेंट। इंग्लिश में क्या है, बहुत से वर्ड साइलेंट होते हैं, बट इसमें साइलेंट नहीं होते हैं। जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। यहाँ पर जो हम उच्चारण करेंगे, जो हम बोलेंगे, जिस तरह से हमारे मुंह से वर्ण निकलेंगे उसी हिसाब से वह लिखा जाता है। इंग्लिश में कई वर्ड तो ऐसे हैं जिनको बोला कुछ और जाता है, लिखा कुछ और जाता है। कई ऐसी भाषाओं में है, पर हमारे देवनागरी लिपि में ऐसा नहीं है। एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता है। उच्चारण के सूक्ष्मतम भेद को भी प्रकट करने की क्षमता होती है। वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। प्रयोग बहुत व्यापक है इसका। संस्कृत में है, हिंदी में है, मराठी में है, नेपाली की एकमात्र लिपि है। भारत की अनेक लिपियों के निकट है। भारतीय संविधान में एक पॉइंट जो मैं अलग से, गुण तो नहीं है पर एक बात है जो मैं आपको बताना चाहता था। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 के पहले में स्पष्ट घोषणा की गई है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो इससे रिलेटेड एक पॉइंट था जो कि मैंने सोचा कि आपको बताना चाहिए, तो इसके बारे में मैंने आपको ये एक अलग से पॉइंट बताया। देवनागरी लिपि के दोष पर अब हम आते हैं। कुल मिलाकर 403 टाइप होने के कारण टंकण यानी टाइपिंग करने में और मुद्रण में काफी कठिनाइयां आती हैं। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक अलंकरण के लिए। शिरोरेखा का मतलब है जो कि हम ऊपर जब हम वर्ण लिखते हैं तो एक सीधी वर्णों के ऊपर लाइन खींचते हैं, इसको शिरोरेखा बोलते हैं। तो इसका प्रयोग अनावश्यक लगता है। अनावश्यक वर्ण जैसे रे ये इस टाइप के दिख रहे हैं, मतलब इन्हें कोई भी शुद्ध उच्चारण करने के साथ उच्चरित नहीं कर पाता है। बहुत से लोग हैं जिनका उच्चारण करना बहुत ही कठिन पड़ जाता है। दुरूप वर्ण जैसे त्र छ रण, तो मतलब इस तरह के कुछ एक वर्ण हैं जिनको लिखना समझना थोड़ा कठिन पड़ जाता है। समरूप वर्ण जैसे खा और रा और वा का, अगर हम खा लिख रहे हैं या हम रा वा लिख रहे हैं तो वो एक ही से प्रतीत होते हैं। घा में धा, तो ये भी एक जैसा प्रतीत होते हैं। और माँ में भा का भ्रम होना, इस तरह के वर्ण जो भ्रमित करने वाले होते हैं। वर्णों के संयुक्त करने की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं है। अनुस्वार एवं अनुनासिकता के प्रयोग में एकरूपता का अभाव होना। त्वरापूर्ण लेखन नहीं, क्योंकि लेखन में हाथ बार बार उठाना पड़ता है। मतलब कि त्वरापूर्ण मतलब त्वरित यानी स्पीडली एक साथ आप नहीं लिख सकते इसको, क्योंकि हर वर्ण के लिए आपको हर बार हाथ उठाना पड़ेगा। वर्णों के संयुक्तीकरण में रा के प्रयोग को लेकर भ्रम की स्थिति, मतलब कई जगह रा कहीं जगह किसी तरह प्रयोग किया जाता है, कभी ऊपर लगता है, कभी नीचे लगता है, कभी त्रा के नीचे लगता है। तो रा का जो भ्रम है वो बहुत ही ज्यादा है। ई की मात्रा का लेखन वर्ण के पहले पर उच्चारण के वर्ण के बाद। तो ये कई सारे भ्रम हैं जो देवनागरी लिपि के दोष में आते हैं। तो आज हमने अपने इस चैप्टर में देवनागरी लिपि के उद्भव और उसके विकास के बारे में जाना, तो उसके गुण और दोष को जाना। बाकी इसके बारे में अगर बात करें तो बहुत बड़ा एक टॉपिक है, पर अगर आपके एग्जाम की दृष्टि से देखें तो इतना बहुत। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जो हम वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहे और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।